हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टीचर मंत्रा। तो आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 डी ब्रोगली बेसिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके इनिशियली फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आपके फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड थे, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड थ्योरी एंड प्लस कंसेप्ट और क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, जिसको आप अक्सर मैटर वेव के नाम से भी आप जानते हो कि मैटर वेव क्या होती है। ठीक है, और किस तरीके से इसका वर्किंग नेचर होता है और क्या ये शो करती है। तो जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स हमारी 19th 20th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी, जब हमारी क्या कहते हैं 1900 में मैक्स प्लैंक्स ने अपना एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के थ्रू ये प्रूव करा था कि जो हमारी लाइट होती है, लाइट बिहेव एज अ डुअल नेचर। लाइट का डुअल नेचर होता है, इट बिहेव लाइक एज अ वेव नेचर इन सम केसेस एंड बिहेव लाइक एज अ पार्टिकल नेचर। तो ये 1900 में थ्योरी आई थी एंड इसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ था, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो हमारा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जिसको हमने कुछ टाइम पहले भी पढ़ा था। इसी के भी पर आइंस्टीन सर ने अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जहां पर हमारी लाइट है बिहेव एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और कई सारी ऐसी फिनोमिना होती है जहां पर लाइट हमारा एज अ बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करती है। तो इसी के बाद में क्या हुआ कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो कि लुइस डी ब्रोगली थे। इन्होंने सोचा जिस तरीके से हमारा जो पार्टिकल है, रेडिएशन जो है डुअल नेचर को शो करती हैं, हो सकता है कि हमारे पार्टिकल्स भी जो हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ये भी हमारे डुअल नेचर को शो करें। तो इन 1924 फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट लाइक रेडिएशन जैसे लाइट रेडिएशन होती है, लाइक रेडिएशन मैटर टू शो द डुअल नेचर। जो लाइट रेडिएशन डुअल नेचर को शो करती है, इसी तरीके से पार्टिकल लाइक एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ईटीसी कैन बिहेव लाइक एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ये भी हमारा बिहेव कर सकते हैं एज अ पार्टिकल एज वेल एज नेचर। ये हमारे डी ब्रोकली साइंटिस्ट थे, सर डी ब्रोकली। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये था कि जैसे कि हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी हमारा एज अ वेव की तरह ट्रीट कर सकता है, जैसे हमारी रेडिएशन ट्रीट करती है एज अ वेव की तरह, वेव और एज वेल एज पार्टिकल की तरह। तो इसी सिद्धांत के ऊपर इन्होंने काम करते हुए अपना एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला दिया था। अब वेव एसोसिएट विद एवरी मूविंग पार्टिकल, इनका कहना था कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, हर एक के साथ में कोई ना कोई एक वेव एसोसिएटेड है। जैसे कि हम आप भी मूव करते हैं तो हमारे साथ में भी एक वेव एसोसिएट होती रहती है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो इनके साथ में हमेशा कोई ना कोई वेव एसोसिएट होती रहती है। ठीक है, तो इन्हीं के सिद्धांत पर इन्होंने अपना डी ब्रोगली का फॉर्मूला दिया था। इनका फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू, जो आपका मैटर है जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, उसके साथ में जो वेव एसोसिएट हो रही है, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पर एच क्या होता है? एच आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या हमारा प्लांक्स कांस्टेंट रहता है। पी क्या है हमारा? मोमेंटम रहता है। यानी कि कोई भी पार्टिकल है, तो अगर वो उसके पास में पर्टिकुलर मास m है और उसके पास पर्टिकुलर वेलोसिटी b है, तो उसका जो मोमेंटम हो जाता है p इज इक्वल टू एम वी हो जाता है। ठीक है, अब हमारे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी यहाँ पर हम इनको देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि अ मैटर वेव, जो हमारी क्या कहते हैं मैटर वेव इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव होती है उनकी तरह का इसका नेचर नहीं रहता, इसका नेचर अलग रहता है, मैकेनिकल वेव की तरह रहता है। मैटर वेव आर अ नॉन मैकेनिकल वेव दे कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम। यानी कि जैसे मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल क्या होता है आपका? एक मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव होती है आपकी साउंड होती है। ठीक है, साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव की तरह ट्रीट करते हैं, और जिसको ट्रेवल करने के लिए हमारा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैटर वेव आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, दैट मीन्स दे आर एसोसिएट विद एवरी मूविंग पार्टिकल। लिखा है ना साफ साफ, एवरी मूविंग पार्टिकल, हर एक चार्ज पार्टिकल, यानी कि हर एक पार्टिकल के साथ में ये एसोसिएट होती हैं। Observation of the matter wave is possible only when the de Broglie wavelength is order of the size of the particle।
यानी कि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को तभी तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आपके जो साइज है आपका ऑब्जर्व, मतलब जिस पे आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट का साइज और डी ब्रोगली वेवलेंथ का साइज बराबर रहता है, यानी कि एज ए कंपेरेटिवली रहता है। कंपेरेटिवली मतलब एक हो किसी का 10 हो तो आप कंपेयर कर सकते हो, एक हो इवन 100 हो तो कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर ये डिफरेंस ज्यादा कर दूं, एक हो 1000 हो, एक हो 1 लाख हो, तो आप इसको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमेशा डी ब्रोगली वेवलेंथ आप उन्हीं ऑब्जेक्ट की या फिर उन्हीं पार्टिकल की ऑब्जर्व कर सकते हो जिनका पार्टिकल का साइज उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को मेजर करता है। फेज वेलोसिटी मैटर एंड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। ओके, इंडिविजुअली फेज वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज मूव नहीं करेगा। द नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द एन ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपका कोई ऑर्बिट है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ में एन वेव एसोसिएट हो सकती हैं। साथ में डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है कि आपका कोई पार्टिकल है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसके साथ में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो आपकी लैम्डा बाई एच एम बी हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो p है क्या है, आपका मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या होता है जनरली कि आपका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, अगर आपके पास इन केस आप किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आए, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेट सपोज उसके पास मोमेंटम नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी ना, मतलब मोमेंटम ना देके काइनेटिक एनर्जी दे सकता है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ से आप बेटा मोमेंटम की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, आप मोमेंटम की जगह पर क्या रख सकते हो, के रख सकते हो, अंडर रूट 2 के। जैसे कि यहाँ से आपको पी बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पास में कोई एक चार्ज पार्टिकल है, अगर आप उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रख देते हो तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको आप क्यू बी से डिफाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चार्ज पार्टिकल को क्यू बी से भी रख सकते हो। तो यहाँ से आपको लैम्डा के कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देखने को मिल जाते हैं जिनका आप यूज अभी आगे चल के क्वेश्चनों में करने वाले हो। डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है, डाटा गिवन होता है और आपको फाइंड आउट करना होता है। ये आपके 3 मेजर फॉर्मूले होते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, या फिर एम बी लैम्डा एच वाई डिवाइडेड बाई 2m k, या फिर एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m e b। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गैस मॉलिक्यूल, इन सभी के लिए आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये 9 इंटू 10⁻⁻31 होता है, और जनरली इसकी जो स्पीड होती है 10⁻6 ऑर्डर की रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल के आता है फॉर अ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये आपका आता है 0.712 नैनोमीटर। और जनरली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज जो है इसी ऑर्डर के आसपास का लाई करता है, नैनोमीटर पिकोमीटर में लाई करता है। ठीक है, तो इसकी हम वेव को एसोसिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या हम अगर मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में, हमारे साथ में कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी नहीं होगी, होगी, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेशन के जरिए इसको देख सकते हैं। कंपेरिजन ऑफ द डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएट विद द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आपका एटॉमिक स्टेज पे, वर्सेस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक एस हैवी बॉडी, आप जिसको ऑब्जर्व कर सकते हो डेली टू डेली, आप क्या कर सकते हो, डेली ऑब्जर्व कर सकते हो उसको। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने क्या करा, आपने एक लिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है और एक स्पीड ली है, आपने एक बुलेट ली है, गोली चलाई है जिसका वजन है 20 ग्राम जनरली, और जिसका स्पीड जो है 42 मीटर पर सेकंड, 420 मीटर पर सेकंड है। तो होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू एच एम बी फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें मिलेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होने वाली है 10⁻⁻11 ऑर्डर की है, इसी के कंपेरेटिवली अगर हम बुलेट के साथ में वेव को एसोसिएट होता देखें तो 10⁻⁻34 है। तो यहाँ से हमें सादा सिंपल ये समझ में आता है कि अगर आपका एम बी, एम डॉट बी, अगर हम एम बी की बात करें मोमेंटम, अगर ये आपका 10 टुवर्ड्स 0 रहेगा, एम डॉट बी 10 टुवर्ड्स 0 रहेगा, तो लैम्डा आपका 10 टुवर्ड्स कहां पर जाएगा, इन्फानाइट की तरफ जाएगा।
मतलब काफी बड़ी वेवलेंथ मिलेगी। अगर आप यहाँ पर ये देखते हो अगर मैं यहाँ पर m डॉट बी को बढ़ाता हूँ, m डॉट बी को बढ़ाता हूँ, तो लेमडा की वैल्यू आपकी घटेगी। ठीक है, लेमडा की वैल्यू जो है, जैसे कि आप देखो अगर आपने यहाँ पे m डॉट बी बढ़ाया है, m डॉट बी बढ़ाने से क्या हुआ है, लेमडा का ऑर्डर कितना हो गया, माइनस का 34। अब आप 34 का समझ रहे हो, पॉइंट के बाद आपको 33333 काफी ज्यादा जीरो लगाने पड़ेंगे, तो काफी छोटा नंबर होता है। तो इस केस में क्या होता है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आपका जो पार्टिकल है, आपका जो पार्टिकल है, ये बिहेव पार्टिकल की तरह ही करता है, बिहेव लाइक पार्टिकल। लेकिन फॉर अ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, फॉर अ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक पार्टिकल, पार्टिकल एज वेल एज वेव। यानी कि माइक्रोस्कोपिक आपके जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं, तो ये बिहेव लाइक आपका बिहेव कर सकते हैं, वेव की तरह भी नेचर कर सकते हैं और पार्टिकल की तरह भी नेचर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे, जहां पर आपका मास और जो वेलोसिटी है उनका प्रोडक्ट काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोपिक, तो यहाँ पर आपका जो पार्टिकल है या फिर बॉडी है, ये बिहेव लाइक एज ऑलवेज अ पार्टिकल। ये कभी वेव की तरह नेचर सो एसोसिएट नहीं करेगी, क्योंकि इसके साथ में जो वेव एसोसिएट होने वाली है वो काफी छोटी होने वाली है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ाते हो तो आपका जो वेवलेंथ है उस पर क्या असर पड़ेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी को आपने रिप्लेस कर दिया था काइनेटिक एनर्जी से, तो आपका फॉर्मूला हो गया था 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को मैं बढ़ाता हूं, क्योंकि इंक्रीज करना लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो मेरा लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, घटना स्टार्ट हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ाते हो तो। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने से आपका जो लैम्डा की वैल्यू है डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फॉर अ प्रोटॉन एंड फॉर अ अल्फा पार्टिकल आर इक्वल। आपसे बोला गया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन लैम्डा फॉर द प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू द लैम्डा फॉर द अल्फा पार्टिकल, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ लैम्डा पी और लैम्डा आर की, तो ये हो जाएगा आपका बेटा एच डिवाइडेड बाई एम ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू एच एम ऑफ अल्फा वी ऑफ अल्फा। यहाँ पर आप h से h को कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर रेशियो निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विद वेलोसिटी ऑफ अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपको पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, आपका अल्फा पार्टिकल जो होता है, आप इसको 2He4 2 पॉजिटिव के नाम से डिनोट करते हो। तो यहाँ पर आपका जो मास होता है एक प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन रहता है। ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप यहाँ पे m से m कैंसिल कर दो, कि आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1, ए ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सिमिलर, अगर आप इसको समझना चाहो तो आपको बताया था कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को जिसके पास चार्ज क्यू है, अगर हम उसको किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखते हैं, जैसे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है आप इसको रिप्रेजेंट करते हो बेटा क्यू वी से रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय 150 वोल्ट, यानी कि आपको वोल्टेज दे दिए गए कितने, 150 वोल्ट।
पोटेंशियल इज 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर, यानी कि आपको इतना मीटर चलना है। इफ इट इज एसिलेटेड बाय ए 600 वोल्ट, यानी कि पहली बार आपने इतनी बार एसिलेट किया था, सेकेंड बार आपने जब एसिलेट किया है तब आपके पास वोल्टेज है 600। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले केस में आपको दी गई है 10 टू द पावर माइनस के 10, यानी कि जब आपने पोटेंशियल रखा है B1 तब आपके पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है। सेकेंड टाइम जब आपकी वेलोसिटी को मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं 4 गुना कर दूंगा तो मेरे को बताना है कि मेरा वेवलेंथ कितना होने वाला है। तो सिमिलरली जैसे कि हमने आपको बताया था कि लैम्डा का आपका क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है आपका h डिवाइडेड बाई पी। इसके कई सारे वेरिएंट होते हैं, कई सारे इसके रूप रंग होते हैं, तो इसको आप 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। साथ में आप इसको लिख सकते हो h डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2m पोटेंशियल q डॉट बी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे बोला गया वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, यानी पार्टिकल तो चेंज नहीं हो रहा था, यानी क्यू नहीं चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 की, तो यहाँ पर ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m। मास भी नहीं चेंज होगा, सेम पार्टिकल का चार्ज भी चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या होगा पोटेंशियल, h डिवाइडेड बाई 2m क्यू बी टू। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको सेकंड वेवलेंथ फाइंड आउट करनी होती है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूँ तो आप कांस्टेंट टर्म सभी को कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलेगा, वेवलेंथ के लिए आपको यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इनको इक्वेट नहीं करना होगा। इक्वेट ना करके आप इनको इक्वल टू रख दो। सही तो किया था। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको लैम्डा 1 इज इक्वल टू h अंडर रूट 2m क्यू डॉट वी वन। यहाँ पे आपको जो वैल्यू गिवन है आप इन सभी वैल्यू को पुट कर देते हो। जैसे कि पहली वेवलेंथ आपकी 10 की पावर माइनस के 10, अगर आप यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट करते हो तो आपको बेटा h अंडर रूट 2m क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। V1 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 टू द पावर माइनस के 10 अंडर रूट V1 की वैल्यू कितनी है 150 वोल्ट। जब आप बेटा सेकेंड टाइम जब आप बेटा लैम्डा 2 निकालोगे तो लैम्डा 2 के लिए आपको बेटा इस कांस्टेंट की आपको नीड पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा h अंडर रूट 2m क्यू बाई B2 अंडर। तो h बाई m2 क्यू की आपने वैल्यू निकाली है माइनस के 10 अंडर रूट 150 बाई 600। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस के 10 बाई अंडर रूट 4। आप 150 से 600 को कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको मिलेगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉन, यानी कि अगर आपने वोल्टेज 4 गुना बढ़ाए तो डी ब्रोगली कितना आपका आधा हो गया 0.5 टाइम्स आधा हो गया, आधा हो गया, यानी कि 4 गुना बढ़ाने से आपका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो आधा हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी यहाँ पर कई सारे कंसेप्ट रहते हैं। क्या रहता है, द वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। हमने ये देख ही लिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका ये मोमेंटम के रहता है। ठीक है, ये जो रिजल्ट था इसको डी ब्रोगली ने निकालने के लिए अपनी सालों की मेहनत दी थी और कई सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद में इस फॉर्मूले को बताया था। साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि अगर हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं, अगर हम उसको स्थिर कर देते हैं, एकदम स्टॉप कर देते हैं, then the wavelength associated with will be infinite। यानी कि अगर आप किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसी भी तरीके से जीरो कर सकते हो। आपको पता है कि ये पार्टिकल कब जीरो होते हैं, -273 केल्विन पे टेम्परेचर पर ये आपके रुकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही जीरो, मतलब जीरो टेम्परेचर, सॉरी मैंने -273 सेल्सियस है यहाँ पर, सेल्सियस है। ठीक है, this implies that the wave are associated with the material only when are in a motion। यानी कि जब भी आपका पार्टिकल मोशन में होगा तभी उसके साथ में कोई वेव एसोसिएट हो सकती है, अदरवाइज अगर पार्टिकल आपका रुक जाएगा तो उसकी जो वेवलेंथ है इनफाइनाइट हो जाएगी। टू बी एसोसिएटेड विद द डी ब्रोगली वेव अ पार्टिकल नीड टू हैव अ चार्ज। यानी कि इसको अगर कोई भी पार्टिकल है उसके पास अगर चार्ज नहीं भी है तो उसके साथ में डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट हो सकती है। जैसे न्यूट्रॉन है आपका,
तो न्यूट्रॉन के साथ में आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी ऑल्सो नोन एज मैटर वेव के नाम से। डी ब्रोगली वेव कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ जैसे कि आपके मैटर जो होते हैं, इस जैसे कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने ये बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि रेडिएशन डुअल नेचर को शो करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रूफ ऑफ द रेडिएशन हैज अ डुअल नेचर। तो अगर हमारी कोई थ्योरी आई है, डी ब्रोगली ने थ्योरी दी है कि पार्टिकल भी डुअल नेचर को शो करता है, तो इसका भी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका जो बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, जो कि थ्योरी आई थी 25 में, और इसका प्रूफ हमको कितने में मिला था, 27 एंड 28 में मिला था, जो कि हमको दिया था डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट से इसका नेचर का हमको प्रूफ मिलता है। द बेम नेचर ऑफ द मेटेरियल पार्टिकल इज प्रेडिक्टेड बाय द डी ब्रोगली was confirmed by the डेविएशन जर्मन, यानी कि इसको प्रूफ, यानी कि इसको मोहर किसने लगाई थी कि हाँ पार्टिकल भी हमारा नेचर को शो कर सकते हैं, वेव नेचर को शो कर सकते हैं, ऐसा हमको 27 में इनके प्रूफ के जरिए पता चला था। दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड दैट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूजिंग द निकॉन क्रिस्टल, यानी निकॉन क्रिस्टल के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया था। इसके ऊपर क्या था कि हमने क्या करा था, निकॉन क्रिस्टल से क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन गन ली थी, और इस क्रिस्टल के ऊपर हमने उनको बम्बार्ड कराया था, जैसे कि आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से। फिर इसके बाद में हमने स्कैटरिंग को देखा था। स्कैटरिंग होने पर हमने इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया था, और हमने देखा था कि जब हमारा स्कैटरिंग 50 डिग्री एंगल पर होता है, तो हमको जो वेवलेंथ मिलती है अपनी कैलकुलेशन के जरिए, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को 154 वोल्ट पर क्या कहते हैं एसिलेट करें, 54 वोल्ट पर एसिलेट करें, उसके साथ में जो वेव एसोसिएट होती है, सेम पैटर्न हमको कब मिलता है, जब हमारा पार्टिकल जो है इंसिडेंट होकर 50 डिग्री एंगल पर स्केटर्ड होता है। तो ये हमारा एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कि हमारा 50 डिग्री पर एंड 54 वोल्ट पर जो हमारा एग्जैक्टली सेम पैटर्न वेव नेचर को शो करता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा ही क्वेश्चन है, ये तो आपका प्रूफ था, पीछे भी ये प्रूफ था कि आपका इसको क्या कहते हैं, प्रूफ किसने दिया था कि आपका पार्टिकल जो है वेव नेचर को शो करता है नहीं करता है, तो प्रूफ हमको डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से मिलता है, ठीक है। कभी कभार यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया था कितने वोल्टेज पर, 54 वोल्ट पर, कितने एंगल पर, 50 एंगल पर, तो काफी इंपोर्टेंट रहता है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके पास एन इलेक्ट्रॉन, एन एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एंड डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम है, हीलियम एटम दैट मींस अल्फा पार्टिकल है, एंड द प्रोटॉन हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, आपसे बोल दिया गया है कि सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, देन द रिलेशन बिटवीन देयर रेस्पेक्टिवली डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपको बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर इन सभी की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सेम है। तो जैसा कि आपको याद है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ये होता है एच डिवाइडेड बाई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना है तो 2m काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे बोला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी तीनों पार्टिकल की बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आएगा एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि मेरे को ये साफ साफ दिख रहा है कि जिसका लैम्डा जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एम के, यानी कि जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम, जिसका मास कम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर रेशियो वाइज देखूंगा, तो यहाँ पर आपका जो है मास की बात करूंगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका सबसे कम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपका सबसे ज्यादा होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी बेटा ये सबसे छोटी होगी। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं लैम्डा ऑफ अल्फा आपका सबसे छोटा होगा, फिर इसका आपका लैम्डा ऑफ पी बड़ा होगा, फिर लैम्डा ऑफ ई बड़ा हो जाएगा। तो किस ऑर्डर में जाएगा, जैसे कि लैम्डा ऑफ ई किस ऑप्शन में बड़ा है, सी ऑप्शन में। तो ये आपका 2020 का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा ट्रिकी नहीं रहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली उनको कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन से दैट द डी ब्रोगली वेवलेंथ 2021 का ही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर कैलकुलेटेड बाय देन एक्सेलरेटिंग देम थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट।
आपसे बोला गया है कि दोनों को आपने सेम पोटेंशियल के साथ में आपने यहाँ पर उनको एस्केलेट किया है। What should be the nearly the ratio of their wavelength? आपको बताना है कि इन दोनों का जो रेशियो ऑफ वेवलेंथ है ये क्या होने वाला है। आपने दोनों को सेम पोटेंशियल पे आपने एस्केलेट करा है। अब आपको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-19। आपने दोनों को बेटा पोटेंशियल कितना दिया 100 वोल्ट, यानी कि अगर आप चाहें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रख लो एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रख लो या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख लो, दोनों के अंदर जो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है क्यू वी के बराबर। तो यानी इस केस में भी आपकी काइनेटिक एनर्जी दो है, दोनों केसेस में सेम रहने वाली है क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, बस साइन का अपोजिट साइन है, एंड दोनों का पोटेंशियल सेम है यहाँ पर 100 वोल्ट। तो यानी कि अगेन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो लैम्डा जो है आपका डिपेंड करेगा, लैम्डा आपका किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/m पर। तो मैं अगर यहाँ पर लैम्डा ऑफ ई लिखता हूँ या फिर लैम्डा ऑफ पी लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका बेटा प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू 1 मास ऑफ ई डिवाइडेड बाई 1 मास ऑफ पी। तो ये हो जाएगा आपका बेटा m ऑफ p डिवाइडेड बाई m ऑफ e अंडर रूट में। अब दोनों की जो मासेस होते हैं, अगर आप मासेस का अंतर देखो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ये है, मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास ये है, तो दोनों का जो मासेस होते हैं उसमें भी अच्छा खासा अंतर होता है। तो यहाँ से आपका जो लेमडा ऑफ ई है और लेमडा ऑफ पी है ये इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ पी जो होता है आपका 18, प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना ज्यादा होता है, 1836 टाइम ज्यादा होता है, 1860 सॉरी, वैसे तो 36 होता है, ठीक है। अगर आप इसका अंडर रूट करोगे तो नियरली आपका जो आंसर है ये रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा 43/1 के अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसका परफेक्ट एग्जाम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली बस आपको यही देखना है कि प्रेडिक्ट करना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मास गिवन है या फिर आपके पास चार वेरिएबल हैं। अगर हम देखें तो जनरली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अंडर रूट में एम बी होता है। आपके पास मास वेरी करवा सकता है, वेलोसिटी वेरी करवा सकता है, लैम्डा पूछ सकता है, या फिर आपसे बोल सकता है काइनेटिक एनर्जी आपको सेम दे सकता है और आपको बोल सकता है मास वेरी कर रहा है, या फिर आपसे बोल सकता है कि चार्ज वेरी करा सकता है, चार्ज वेरी कर सकता है कि एक आपको प्रोटॉन दे दे, एक दे दे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास में चार्ज आपका डबल हो जाए, ठीक है। क्यू बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी, ठीक है। आई होप कि मेरे को लगता है कि आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ समझ में आया, अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।